अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में सारी 5 ब्रांचेस डिस्कस कर ली, बिना टाइम वेस्ट किए छठी ब्रांच पे चलते हैं कि बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट कंसर्न्ड विथ द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू द बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, जैसे कि एक्सरेज। मतलब समझ लेते हैं कि ये उस एप्लीकेशंस पर ज़्यादा फोकस करता है जो बायोलॉजी की बेस पर काम आती हैं। एप्लीकेशंस जैसे डिवाइसेस हो सकती हैं हमारी, मतलब उसके यूजेस एक तरीके से हम उसके डिस्कस करते हैं बायोफिज़िक्स के अंदर। अगर एक कॉन्सेप्ट समझना हो तो ये कर लो, ये मतलब समझ लो कि बायोफिज़िक्स में हम बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। और ये उसका एक तरीके से रिलेशन ही बयान हो रहा है। जैसे फिजिकल मेथड्स की बात आ गई, मशीन्स की बात हो रही है यहाँ पर कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे एक्सरे करवाते हैं, तो उसके ज़रिए आपके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी आपको इमेजेस मिल पाती हैं। अब वो किस तरीके से, वो जो एक्सरे की मशीन होती है वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस करती है, क्योंकि फिज़िक्स में क्या कहते हैं, ये एक्सरे जो है वो एक डिवाइस है, वो मतलब एक तरीके से इन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है जिसके अंदर ये मशीन्स वगैरह का डिस्कस होता है, जिक्र होता है, ठीक है। तो एक्सरेज के ज़रिए जो रेज़ है वो पास करवाई जाती हैं हमारी बॉडी से, और उसके ज़रिए हमें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़ाहिर है, अब उन्हीं चीज़ों की मदद से हम उनकी उन्हीं जो है इंटरनल पार्ट्स की बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन देते हैं। और एक्सप्लेनेशन किसकी? बायोफिज़िकल सिस्टम या स्ट्रक्चर की। अब बायोफिज़िकल सिस्टम या स्ट्रक्चर क्या है? सिंपली वो बायोफिज़िकल सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर, ये दोनों इसी डेफिनेशन में समझ में आ जाएंगे कि बायोफिजिकल प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स डेट कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ फिज़िक्स। समझ में आ गया कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर या तो हो सकते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर्स जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, आरएनए का स्ट्रक्चर, या बायोलॉजी में चलकर अच्छे से पढ़ेंगे, डेट कैन बी अंडरस्टूड, जिनको हम अंडरस्टूड कर पाएँ, जिनको हम समझ पाएँ, किसके ज़रिए? कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स जो फिज़िक्स के हैं उनको, इनके ज़रिए, उनको यूज़ करके एक तरीके से। जैसे एक्सरे का हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर, आपको क्लियर नहीं हो रही होगी तो एक अच्छी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्लियर की हुई है कि जल्दी से इसको खोल देते हैं। देखें, स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब इसमें बायोफिजिकल सिस्टम का नहीं किया, उसकी जगह हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी है कि स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस, वहीं डिवाइसेस वगैरह, ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन, फिजिकल मेथड्स फिजिक्स के लिहाज से जो होते हैं, और एक्सप्लेनेशंस जैसे हम उन्हीं मेथड्स का यूज़ करके हम उनकी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, जैसे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए, सिस्टम्स को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो यही हम बायोफिज़िक्स में बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में जो है रिलेशन देखते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोप जैसे होता है, वो माइक्रोस्कोप भी फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर बेस करता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वो भी एक तरीके से इन चीज़ों में आ सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए अभी 7th हमारी जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इट स्टडीज़ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा भी हम निगलेक्ट कर देते हैं कि स्टडीज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट ऐसा अभी के लिए आप समझ लें कि लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। तो अभी लाइट कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कि वो किस तरीके से एक्ट करती है। अब वो डुअल नेचर की होती है, पार्टिकल्स की नेचर होती है, पार्टिकल्स की नेचर की भी होती है, वेव नेचर भी होती है। अब वेव क्या है वो भी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है वो भी आप मैट्रिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स बस क्या होता है, जो लाइट को डीप स्टडी, लाइट को जो डीप स्टडी करे उसको हम कहते हैं। अब किसके ज़रिए? वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपली वही इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट को समझने के लिए, या फिर जिनके अंदर लाइट इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम उनके उनके एक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। अभी 8वीं ब्रांच पर आ जाते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स पर आ जाते हैं अभी कि न्यूक्लियर फिज़िक्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स? स्टडीज़ द कंस्टिट्यूएंट्स, बिहेवियर्स एंड इंट्रैक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फिज़िक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छे से अल्फाज याद आ जाएगा, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो एटम का न्यूक्लियस है
जो एटम का न्यूक्लियस है, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाई थी कि ये एटम बना हुआ होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में। तो ये जो न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस की जो स्टडी हम करेंगे ना, इधर पर पॉजिटिव चार्ज, या जो हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं ना, वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। अब उसकी स्टडी किस तरीके से, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर, मतलब वो किस तरीके से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जैसे उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं, ऐसे इस तरीके से। और बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है न्यूक्लियस, क्या मतलब ये मैटर एटम के अंदर बिहेव क्या करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये भी आप आगे चलकर मैट्रिक में चैप्टर है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप सारा पढ़ेंगे। और इंट्रैक्शंस, मतलब ये किस तरीके से इंट्रैक्ट करता है, जैसे न्यूक्लियस किस तरीके से वो जो क्या कहते हैं रेडिएशंस को एमिट करता है, वो भी आप आगे चलकर न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख लें, स्टडीज द कंस्टिट्यूएंट्स, बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। या फिर कॉन्सेप्ट के लिए समझ लें, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी वो हमारी 9th जो हमारी ब्रांच है वो है साउंड। व्हाट इज साउंड? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स मैंने आपको बताया था, मैट्रिक में चलकर आप पढ़ेंगे। ऐसे समझ लें कि वेव एक तरीका है जिसके ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फ़िलहाल ये चीज़ समझ लें। और स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, साउंड क्या है? साउंड भी एक वेव है, ठीक है। अब वो कौन सी वेव की नेचर है वो आप आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक क्लास के अंदर इंशाल्लाह। और अभी देखें, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। वो क्या कहते हैं, साउंड्स चैप्टर है मैट्रिक क्लास में, उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरीके से एक्ट करता है, और क्या कहते हैं उसकी एप्लीकेशंस, जैसे कि मैंने आपको डिवाइसेस के बारे में बताया था, मतलब साउंड किस किस जरिए किस, या फिर इसकी हम सिंपल मीनिंग समझे एप्लीकेशंस की फ़िज़िक्स के अंदर, तो हम कहते हैं यूजेस इन डेली लाइफ, मतलब साउंड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है डेली लाइफ के अंदर, ये भी आप पढ़ेंगे। और ऑल्सो कॉल्ड अकॉस्टिक्स, मतलब साउंड के जो क्या कहते हैं, साउंड को ना, साउंड की जो ब्रांच है जिसमें हम साउंड के बारे में डीप स्टडी करते हैं उसको हम अकॉस्टिक्स भी कहते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड्स में इसको साउंड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन डीप में नहीं करूँगा वीडियो, क्योंकि ये चीज़ें आप आगे चलकर पढ़ने वाली इंट्रोडक्शन है, मैं बताऊँगा आप इसमें आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके से एक हल्का सा आप आइडिया रख लें कि आगे चलकर आप क्या पढ़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हमारी बाकी की ब्रांचेस रहती हैं, जल्दी से उनको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। देखें, पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स स्टडीज़ द एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन देम। नाम से पता चल रहा है, तो पार्टिकल, अब पार्टिकल ज़ाहिर है हम किसके पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, मैटर के पार्टिकल, जैसे कि एटम। और एक तरीके से अब आप कहेंगे सर ये क्या कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स हो गई, अगर हम मैटर के जो है क्या कहते हैं पार्टिकल एटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो सर नहीं, इसमें हम सिर्फ मैटर के बारे में ही नहीं बल्कि उसका रेडिएशन से और उन दोनों के आपस में इंट्रैक्शन, मतलब रिलेशन को, मैटर और रेडिएशन के रिलेशन को हम स्टडी भी करते हैं इसमें, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग रखा गया है कि रेडिएशन भी वेव्स को कह सकते हैं। जैसे आप आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको रेडिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हल्का सा आइडिया रख लें। स्टडीज़ द एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब वो एटम मैटर किससे बना हुआ है, रेडिएशन किससे बना हुआ है, और क्या कहते हैं जो, और उन दोनों के बीच में एक तरीके से इंट्रैक्शन क्या है, ठीक है। मैटर क्या है वो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैटर इट इज़ द एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। और वो कोई भी चीज़ जो जगह को घेरती है, या फिर उसका एक वज़न भी होता है, एक पर्टिकुलर उसका वज़न होता है, जैसे कि हमारे पेन हो गया, वो भी एक मैटर है, और वो एटम से बनी हुई होती हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। रेडिएशन क्या होता है, वेव्स ही होती हैं। रेडिएशन भी कभी कभी हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उनको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और अभी आ जाते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स पर। नाम से ही पता लग रहा है, अब इसमें ज़ाहिर है एस्ट्रो का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो ज़ाहिर है अभी बात जो है क्या कहते हैं अर्थ से भी ऊपर की होने वाली है कि स्टडीज़ द सेलेशियल सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स। ये बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है कि सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक तरीके से अभी समझ लो, अभी के लिए आइडिया रख लो कि जो सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अर्थ के बाहर
हमें नज़र आए। अर्थ के बाहर क्या है? स्पेस है, अर्थ खुद स्पेस में, तो हम अर्थ के बाहर अगर हम लोकेट करेंगे तो हमें स्पेस नज़र आएगा, स्टार्स हो गए, मून हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से हम एस्ट्रोफिज़िक्स में उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उनकी स्टडी भी हम कुछ काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे हमें मून की ग्रेविटी मालूम करनी हो, ठीक है, तो वो भी एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बाहर लोकेट हो रही है, ठीक है। और लॉज ऑफ फिज़िक्स, ग्रेविटी फिज़िक्स का ही कॉन्सेप्ट है, तो उनके ज़रिए हम जो है क्या कहते हैं, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी प्लाज्मा फिज़िक्स पर आ जाते हैं। चलो अभी प्लाज्मा फिज़िक्स पर आ जाते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्लाज्मा एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी इस हम प्लाज्मा फिज़िक्स, ज़ाहिर है अब इसमें प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो बहुत बार हम सुनते आए हैं ये अपने टीचरों से कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, बल्कि ये एक तरीके से पूरे तरीके से सच नहीं है। मैटर की कॉमन 3 स्टेट्स होती हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक वीडियो में मैंने देखा था कि 22 स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा सिंपली मैटर की 4th स्टेट है, ठीक है। तो देखें प्लाज्मा यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इट्स अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से क्लियर डेफिनेशन इसकी है, एन आयोनाइज्ड गैस वेयर द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो गेन करके। आइन में हम पढ़ते हैं कि भाई कि आयन में हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं कि फिर केमिस्ट्री के अंदर आप आयन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे उसके ऊपर चार्ज आ जाती है, जिसको हम आयन कहते हैं, ठीक है। तो वहीं पार्टिकल्स, वहीं आयन के पार्टिकल्स मिलकर जो गैस एक तरीके से, चलो एक एग्जांपल ले लो, अभी सॉलिड को गर्म करोगे, जैसे बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो पानी में बनेगी, ठीक है, लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। और लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गैस में, जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं तो वो गैस में। अभी गैस को भी गर्म कर दोगे ना तो वो प्लाज्मा में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है अभी वो एटम तो फिर भी होगा ना, एटम तो फिर भी होंगे, गैस भी एक तरीके से मैटर है, तो मतलब वो एटम से बना हुआ है। तो वहीं जो एटम है वो जब हीट जब उनको मिलती है तो उनके इलेक्ट्रॉन लूज़ या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, और दूसरे एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों पर चार्ज आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज, जो गेन करती हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज। सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैंने चेक किया, यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है कि जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो गेन करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, ये कॉन्सेप्ट समझ लें, गैस होती है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, ठीक है। या तो उनका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ हुआ होता है या तो गेन हुआ हुआ होता है, वो आपस में मिलकर प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। और ये अभी देखो प्लाज्मा किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको गैस को हीट कर दो, ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय हीटिंग द गैस, ये एक कॉमन तरीका है इसको करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लाज्मा फिज़िक्स अब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि स्टडी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है अभी हमने पढ़ा, एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आप आगे चलकर पढ़ेंगे। बिहेवियर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है, वो एक्ट किस तरीके से करता है चीज़ों पर, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से मालूम की जाती हैं। और यहाँ पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से, ज़ाहिर प्लाज्मा को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वहीं उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब ज़रूरी थोड़ी है प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर प्लाज्मा ही पढ़ेंगे, और भी कई सारी ब्रांचेस से ये कनेक्टेड भी हो सकती है। आप देख सकते हैं हर ब्रांच तकरीबन एक दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हम उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हर ब्रांच के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तीसरी हमारी 13 जो हमारी ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर जियो लिखा हुआ है, जियो का मतलब हम सोशल स्टडी में पढ़ते आए कि जियो का मतलब अर्थ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, फिर चाहे वो एक्सटर्नल, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ एंड नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी काटा मिट्टी की हुई है तो इसको इग्नोर कर देना, कि स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी करना, ठीक है, सिर्फ अर्थ की ही नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर की भी, कि उसका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली कैसा है, इंटरनली मतलब बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करना, और उसके अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करना, ठीक है। तो आई होप गाइज़ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।